गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। एक अंडा दाबीन म्हणजे खेळू दाबियो काय की ज्या या केमिस्ट्री तो कितना अब कुछ काम हो रही है। चलो बच्चों, अब अपन अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में आपने कुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ा था। आज इसी के आगे अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो बच्चों, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं नोट्सों में सेंड नहीं करूंगी, आप नोटबुक में नोट करते रहना। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो भी चार्ट बनाया जाए 1 से 30 तक क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ये सब तुम नोट करते रहना, ठीक है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले आपको मेन बात बताई जा रही है ताकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं, आपके पास 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में 6 भरे जाते हैं, डी में 10 भरे जाते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, पी में 6 होती है, डी में 10 होती है और एफ में 14 होती है, जो मैंने आपको क्वांटम संख्याओं में अच्छी तरह क्लियर कर रखा है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय, इस बात को ध्यान से सुनोगे, यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय D4 व D9 विन्यास आता है, यानी किसी भी डी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर किसी में भी 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 का तुम 5 करोगे D5 और 9 का तुम 10 करोगे और 5 किससे लोगे, एक एस इलेक्ट्रॉन से। इनके पास में जो भी एस इलेक्ट्रॉन होगा उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लोगे, अगर आपके पास D4 और D9 विन्यास आता है तो, ठीक है बच्चों। D4 और D9 अवेलेबल नहीं है, इसलिए D4 का तो आपको D5 बनाना है और D9 का D10 बनाना है, और D9 10 और D5 किससे बनेगा, जब S का इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ अभिषेक, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगी तब तेरा आंसर मिल जाएगा तुझे और तुझे समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन चार्ट बना रहे हैं ताकि तुम्हें अच्छी तरह क्लियर हो कि मैम 1s से 2s में कैसे पहुंच रही है, 2s से 2p में क्यों पहुंच रही है, फिर 3s में ही क्यों आ रही है, 3d में कैसे जा रही है, 3p में कैसे जा रही है, इससे तुम्हें क्लियर भी हो जाएगा। ये चार्ट मैंने आपके पास पहले भी बनाया था और भेजा हुआ भी है और अब भी बना रही हूँ। 1s 2s 3s 4s 5s 6s और ये हो गया 7s, ठीक है बच्चों, बनाया हुआ भी है और अब भी बनाने जा रहे हैं ताकि विन्यास लिखो तब इसकी सहायता से तुम लिख सको। 2p 3p 4p 5p 6p और 7p, 3d 4d
5D और ये हो गया 6D, 4F, 5F, ठीक है बच्चों, 1S, 1S के बाद में 2S, इस तरह आपका चार्ट बनता है। जो मैंने परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम पढ़ाया था तब भी बनाया था और अब भी बना रही हूं, ताकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम आसानी से लिख सको। देखो बच्चों, ये आपका चार्ट है। अपन 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं सारणी बना रही हूँ, सभी बच्चों को नोट करना है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं सेंड नहीं करूंगी, ठीक है। तत्व, यहाँ पे तत्वों का परमाणु क्रमांक है और यहाँ पे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन टेबल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिल करेंगे, यहाँ तक आराम से आ जाएगा। ये तो तत्व हो गए, ये तत्वों के परमाणु क्रमांक और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। 1 नंबर पे यहाँ पे मैं क्रम संख्या लिख देती हूँ। 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है, 2 नंबर पे हीलियम आता है, 3 नंबर पे लिथियम आता है, 4 नंबर पर बेरिलियम, 5 नंबर पर बोरोन, 6 नंबर पर कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन और 9 पे फ्लोरीन। फ्लोरीन तक, ऑक्सीजन तक ही दिख रहा है, चलो फ्लोरीन का ऊपर लिख लेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, सबसे पहले किस में भरे जाएंगे? 1s में। परमाणु क्रमांक कितना है? 1, तो यहाँ पे मैं लगा दूं 1s1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या आ जाएगा? 1s1। ठीक है बच्चों, निशा आवाज कैसे नहीं आ रही? आवाज पहुंच रही है मेरे सभी बच्चों के पास में। 2 नंबर पे हीलियम है, 1s2, क्योंकि जब तक s के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक अपन 2s में नहीं जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 था तो 1 भर दिया। इसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो देखो बच्चों 1s2 और 2s1, 1s के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते ही तुम किस में जाओगे? 2s में। अब 1s2 और 2s1, 2 और 1 3, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है? 3। 4 है तो बोलो 1s2, 2s2, 2 और 2 4। अब 2s के भी 2 कंप्लीट हो गए, तो किस में जाओगे? 2p में। और कब तक 2p में रहोगे? जब तक p के 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको p में ही रहना है। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना है? 5। लिखो 1s2, 2s2, 2p1, 2 और 2 4, 4 और 1 5।
अब पी को तब तक पकड़े रहना है जब तक पी के 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। कार्बन का 6 है तो 1s2 2s2 2p2। इसका 7 है तो 1s2 2s2 2p3। इसका 8 है तो 1s2 2s2 2p4। बोलो 2 और 2 4 और 2 6, 7 है तो 3 और 2 5 और 2 7, 8 है तो 4 और 2 6 और 2 कितने हो गए 8। जब तक पी के 6 कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपको 3s में नहीं पहुंचना है। यहाँ तक का विन्यास सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक का विन्यास सबको क्लियर है ना? और बच्चे भी बोलो, केवल आरव शर्मा यस बोल रहा है। हाँ चलो, नोट भी कर लिया ना सबने? सबने नोट कर लिया? फिर मिटान दूं क्या? चलो अब अपन 9 नंबर का लिख रहे हैं। अरविंद कुमावत नहीं लिखा तूने? फटाफट लिख अरविंद कुमावत। लिखते ही हाँ बोल देना। कर लिया नोट अरविंद कुमावत? चलो अब अपन 9 नंबर का लिखने जा रहे हैं। फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, नियोन का 10 होता है। तुम सब नीचे उतारते चलोगे, मैं लिख रही हूँ और तुम अपनी अपनी नोटबुक में उतारते भी चलोगे और समझते भी चलोगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में नियोन, नियोन के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस, फास्फोरस के बाद में सल्फर। 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब अपन 16 तक विन्यास लिखेंगे। तो देखो बच्चों, फ्लोरीन का 9 है तो कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p5, 7 और 2 9। इसी प्रकार नियोन का लिखोगे 1s2 2s2 2p6। अब की बार पी के कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए? 6। इस कारण 2p कंप्लीट होते ही आप किस में पहुंचोगे? 3s में। कब तक रहोगे? जब तक 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो बच्चों देखो, 1s2 2s2 2p6 3s1, 10 रे कितना हो गया? 11। अब मैग्नीशियम का लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2। अब s के भी कितने कंप्लीट हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब 3s के बाद में चार्ट में देखो किस में पहुंचना है आपको? 3s के बाद में 3p में पहुंचना है। 2s से 2p में, 2p से 3s में आए और 3s से किस में जाओगे? 3p में। और p को तब तक पकड़े रहना है जब तक p के 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। ठीक है बच्चों? तो एल्यूमिनियम का लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 10 और 2 12 रे 13। सिलिकॉन में आ जाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फास्फोरस में आ जाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर में आओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यहाँ तक आपका सल्फर तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया।
अभी तो 3p में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी है। उसके बाद में आप 3p से किस में जाओगे, 4s में। यहाँ तक सबको क्लियर, सल्फर तक सबको क्लियर, उतार भी लिया क्या? अरे नोटबुक में लिख भी लिया? यस यस यस, चलो ठीक है। आगे का बताने जा रही हूँ। सल्फर के बाद में आपके पास क्लोरीन आती है। तो देखो बच्चों, सल्फर के बाद में क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। फिर आपके पास क्लोरीन के बाद में आर्गन, आर्गन के बाद में पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में स्केडियम, स्केडियम के बाद में टाइटेनियम, और टाइटेनियम के बाद में क्या आता है, क्रोमियम। अब देखो बच्चों, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, स्केडियम का 21, टाइटेनियम का 22 और वेनेडियम का 23। चलो 17 का लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 10 और 2 12 और 12 और 5 कितने हो गए, 17। आर्गन वाले में आ जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब p के कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 6। ठीक है बच्चों। अब आओ पोटेशियम में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। 3p के बाद में किस में जाते हैं, 4s में। और कब तक रुके रहोगे, जब तक 4s के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। चलो कैल्शियम में आ जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 4s के 2 कंप्लीट होते ही आप किस में जाओगे, 3d में जाओगे। किस में जाओगे बच्चों, 3d में। तो देखो स्केडियम का लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है। इसी प्रकार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। डी में कब तक भरे जाओगे, जब तक डी के कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, 10। तब तक आप किस में चलते रहोगे, डी में। वेनेडियम का भरो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ठीक है बच्चों, ये वेनेडियम तक हो गया। जब तक चलते रहना है, जब तक आपके 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाए। उतार लिया यहाँ तक सबने? चलो अब अपन क्रोमियम का लिखेंगे। अब मैं चार्ट मिटान देती हूँ क्योंकि तुम्हें सबको चार्ट क्लियर भी हो गया है। अब अपन क्रोमियम में जा रहे हैं। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। क्या ये विन्यास सही है क्या? बताओ। देखे मैंने पहले लाइन बताई है वो, क्या ये विन्यास सही है? 3d4 वाला लिखा है मैंने। यस यस लिख रही है। इसका मतलब मैं जो बताती हूँ तुम ध्यान से सुनते नहीं हो। अभिषेक कह रहा है नहीं। अभिषेक कैसे नहीं, बता कैसे आएगा फिर? फटाफट एक ही लाइन बता दे तू, तो ज्यादा पूरा मत लिख। 4s2 और 3d। अभिषेक
जल्दी फटाफट बता। हाँ शाबाश अभिषेक, पायल, वेरी गुड। अभिषेक और पायल 3D5, 3D5 मैंने कहा है जहां पे भी 4 और देखो मिटाना भी नहीं है, 4 और 9 विन्यास आ जाता है वहां 5 और 10 करना है। 3D4 है, 4 की जगह कितना आ जाएगा 5 और S में कितना हो जाएगा 8, क्योंकि S ही किसको दे रहा है D को दे रहा है। ये आपकी शर्त तब लागू होगी जब D4 और D9 विन्यास आता है। ठीक है बच्चों, तो D4 आते ही D5 कर दोगे और एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लोगे S से। देखो 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 5 24। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 ऐसे सेट करके भी लिख सकते हो। क्लियर सभी बच्चों को कि D4 और D9 विन्यास आते ही कैसे करना है? सभी बच्चों को क्लियर? अब कर दोगे ना जब 9 वाला आएगा तब। ठीक है चलो 9 वाला आएगा तब भी पूछूंगी मैं। आ जाओ अब क्रोमियम के बाद में मैंगनीज आता है। मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। बोलो 10 और 2 12, 18 20 और 5 कितने हो गए 25। ये किसका विन्यास है मैंगनीज का विन्यास है। मैंगनीज के बाद में बोलो बच्चों आयरन। आयरन का कितना होता है 26। बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, क्योंकि D को तब तक पकड़े रहना है जब तक 10 कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। आयरन के बाद में बोलो क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद में निकल। कोबाल्ट का 27 और निकल का 28। बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। इसी प्रकार 28 वाले में बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ये निकल तक विन्यास हो गया। अब निकल के बाद में देखो अपन कॉपर का लिखेंगे। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। तो कॉपर, कॉपर का प्रतीक Cu और परमाणु क्रमांक 29। विन्यास देखो बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये विन्यास बिल्कुल गलत है। 9 की जगह कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो बच्चों 4s में तो 1 हो जाएगा और 3d में कितने हो जाएंगे 10। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ये किसका विन्यास है कॉपर का विन्यास है। अब लास्ट में 30 नंबर का आता है जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 10 और 2 12, 18 20 और 10 कितने हो गए 30। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
कंप्लीट हो गया है। किसी भी बच्चे को इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को 1 से 30 तक विन्यास लिखने में कोई प्रॉब्लम आई क्या? किसी को ही नहीं आई? नो प्रॉब्लम। मैम 29 वाला देख बच्चा 1s2 2s2 D9 विन्यास आया है इसमें, तो 9 आते ही इधर देख 10 में परिवर्तित करना है। S का 1 इलेक्ट्रॉन अपन D को दे देते हैं। ये शरत है, अपवाद है क्रोमियम और कॉपर में। ठीक है भरत जहांगीर, भरत जहांगीर क्लियर हो गया क्या? चलो अब अपन आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। आज मुझे तुम्हें नोट्स भेजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत उस टाइम पे ही तुम्हें भेज दिया था जब प्रकाश विद्युत प्रभाव भेजा था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर ही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आया था, जिसमें आपके पास कर्षणिका की परिभाषा आई, कर्षणिका विकिरण की परिभाषा आई, और फिर उसके नीचे मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आया, और उसी के नीचे प्रकाश विद्युत प्रभाव था। बोलो सभी बच्चों के पास पहुंच गए क्या? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत सभी बच्चों के पास पहुंच गया क्या? नहीं भेजने की जरूरत है ना? कभी तुम कल ऐसे कहो कि हमारे पास तो नोट्स ही नहीं आए। ठीक है बच्चों, तो आज के नोट्स तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिख लिया है, और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत मैंने आपको भेज दिया है। ठीक है, आज आपको नोट्स भेजने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। अपना टॉपिक है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ने से पहले अपन दो परिभाषा पढ़ेंगे। एक होती है कर्षणिका, एक होती है कर्षणिका। कर्षणिका क्या होती है? ऐसा आदर्श पिंड जो संपूर्ण आवर्ती की विकिरणों को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, उसी को कर्षणिका कहा जाता है। ऐसा आदर्श पिंड जो संपूर्ण आवर्ती की विकिरणों को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, उसे ही कर्षणिका कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? कर्षणिका कहा जाता है। ऐसा आदर्श पिंड जो संपूर्ण आवर्ती की विकिरणों को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, उसे ही अपन कर्षणिका कहते हैं। एक होता है कर्षणिका विकिरण, एक होता है कर्षणिका विकिरण। देखो बच्चों, कर्षणिका विकिरण क्या होता है? कर्षणिका से उत्सर्जित विकिरण को ही, कर्षणिका से उत्सर्जित विकिरण को ही कर्षणिका विकिरण कहा जाता है। कर्षणिका से उत्सर्जित विकिरण को ही क्या कहा जाता है? कर्षणिका विकिरण कहा जाता है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जो मैंने ऊपर हेडिंग डाल भी दी है। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। कर्षणिका विकिरण से, या ऐसे बोल दो, कर्षणिका विकिरणों का उत्सर्जन, कर्षणिका से उत्सर्जित विकिरणों को ही कर्षणिका विकिरण कहा गया था। अब मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है?
कर्षणिका विकिरणों का उत्सर्जन विविक्त ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इन छोटे छोटे पैकेटों को ही फोटोन कहा जाता है और फोटोनों को ही क्वांटा कहा जाता है, जो मैंने निल्स बोर की तीसरी अवधारणा में नोट में भी करवा दिया था। द्रव्य की द्वैत प्रकृति के सिद्धांत में भी रिपीट कर दिया था कि मैक्स प्लांक के समीकरण के अनुसार और एक आइंस्टीन समीकरण लिया था। बोलो किया था कि नहीं किया था? अब तीसरी बार रिपीट हो रहा है। तो कर्षणिका विकिरणों का उत्सर्जन विविक्त ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में किया जाता है। इन छोटे छोटे पैकेटों को ही फोटोन कहा जाता है और इन फोटोनों को ही क्वांटा कहा जाता है। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। न्यू बराबर c अपॉन लेमदा होता है, तो E बराबर h c अपॉन लेमदा होगा, जहां E ऊर्जा है, h प्लांक नियतांक है, न्यू आवर्ती है, c प्रकाश का वेग है, लेमडा तरंगदैर्घ्य है। तो E बराबर बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा? hc अपॉन लेमदा। यही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। यही प्लांक का क्या है? क्वांटम सिद्धांत। तो कर्षणिका किसे बोलोगे? ऐसा आदर्श पिंड जो संपूर्ण आवर्ती की विकिरणों को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, उसे कर्षणिका कहा जाता है। कर्षणिका विकिरण, कर्षणिका से उत्सर्जित विकिरण को ही कर्षणिका विकिरण कहते हैं। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कर्षणिका विकिरणों का उत्सर्जन विविक्त ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इन छोटे छोटे पैकेटों को फोटोन कहते हैं और इन्हीं को क्वांटा कहा जाता है। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू, न्यू बराबर c अपॉन लेमदा, तो E बराबर h c अपॉन लेमदा, जहां E ऊर्जा है, h प्लांक नियतांक है, c प्रकाश का वेग है, लेमडा तरंगदैर्घ्य है। इसे ही मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है। सभी को मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्लियर? सभी बच्चों को तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कर्षणिका, कर्षणिका विकिरण, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, सभी क्लियर टॉपिक आज के पढ़ाए हुए? सभी के पास आज के पढ़ाए हुए नोट्स कंप्लीट? आज के पढ़ाए हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिख ही लिया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, कर्षणिका, कर्षणिका विकिरण, ये मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव से पहले भेज रखे हैं। किसी को प्रॉब्लम इस टॉपिक में कि मैम हमारे पास नहीं आए हैं? सबके पास आ गए ना? ठीक है ना? तो आज आप नोट्सों का वेट मत करना, जो ही क्लास आपकी कंप्लीट होती है आप नोट्स कर लीजिए। कल की क्लास में अपन मिलेंगे। इसी के साथ आपकी क्लास एंडिंग हो रही है।